तो चलिए सीधे अपने कॉस्मिक पड़ोस यानी सोलर सिस्टम से शुरू करते हैं। मुझे सोर्सेज में सूर्य के बारे में एक बात पढ़कर बहुत हैरानी हुई। हम हमेशा सोचते हैं कि सूर्य हमारे यूनिवर्स का सेंटर है, पर वो तो हमारी अपनी गैलेक्सी मिल्की वे के भी सेंटर में नहीं है। वो तो एक तरह से बाहरी इलाके में है, सेंटर से कोई 26,000 लाइट ईयर्स दूर। हाँ, ये एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है। और सिर्फ इतना ही नहीं, ये सूर्य एक जगह पर खड़ा भी नहीं है। ये लगभग 250 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से गैलेक्सी के सेंटर का चक्कर काट रहा है। सोचिए, 250 किलोमीटर एक सेकंड में? हाँ, एक सेकंड में। मतलब जब तक हम ये वाक्य पूरा करेंगे, हम सब स्पेस में हजारों किलोमीटर आगे बढ़ चुके होंगे। ये सोचने में ही अजीब लगता है। बिल्कुल। और इतनी तेज रफ्तार के बावजूद सूर्य को मिल्की वे का सिर्फ एक चक्कर पूरा करने में करीब 25 करोड़ साल लग जाते हैं। इसी टाइम पीरियड को कॉस्मिक ईयर या ब्रह्मांड वर्ष कहते हैं। 25 करोड़ साल? मतलब डायनासोर्स जब पृथ्वी पर घूम रहे थे, तब हमारा पूरा सोलर सिस्टम गैलेक्सी की बिल्कुल दूसरी तरफ था। ये तो समय और दूरी को देखने का एक बिल्कुल नया नजरिया है। एकदम सही। अब जरा ग्रहों पर आते हैं। सोर्सेज में बहुत अच्छे से समझाया गया है कि एस्ट्रॉयड बेल्ट यानी क्षुद्र ग्रह की पट्टी हमारे सोलर सिस्टम को दो हिस्सों में बांटती है। अंदर की तरफ चट्टानी ग्रह हैं बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल, और बाहर की तरफ हैं गैस के विशाल गोले बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। और इन ग्रहों के बारे में कुछ फैक्ट्स तो बिल्कुल चौंकाने वाले हैं, जैसे कि शुक्र और अरुण बाकी सब ग्रहों से उल्टी दिशा में घूमते हैं। मतलब वहां पर सूरज पश्चिम से उगता होगा। ऐसा क्यों है? इसके पीछे कई थियरीज हैं, पर सबसे मजबूत थियरी ये है कि अरबों साल पहले शायद कोई बहुत बड़ा एस्ट्रॉयड या कोई छोटा ग्रह इनसे टकराया होगा। अच्छा। और उस टक्कर ने इनके घूमने की दिशा ही पलट दी। ये हमें बताता है कि हमारा सोलर सिस्टम शुरुआत में कितना उथल-पुथल भरा रहा होगा। और शुक्र की बात करें तो उसे पृथ्वी की जुड़वा बहन भी कहते हैं, क्योंकि साइज और डेंसिटी में वो लगभग पृथ्वी जैसा ही है, बस उसका माहौल बहुत जहरीला है। और मंगल का ओलिम्पस मॉन्स, सौर मंडल का सबसे ऊंचा पहाड़, जो माउंट एवरेस्ट से भी लगभग 3 गुना ऊंचा है। और शनि वाला फैक्ट तो मेरा फेवरेट है कि उसकी डेंसिटी इतनी कम है कि अगर उसे किसी बहुत बड़े स्विमिंग पूल में रखा जाए तो वो तैरेगा। हाँ, ये क्लासिक फन फैक्ट है, लेकिन इसके पीछे का कारण बहुत गहरा है। ये इसलिए है क्योंकि शनि मुख्य रूप से हाइड्रोजन और हीलियम जैसी हल्की गैसों से बना है। इसका मतलब है कि सौर मंडल में ग्रहों के बनने की प्रक्रिया कितनी विविध थी। कुछ ग्रह पृथ्वी की तरह चट्टानी और घने बने, और कुछ शनि की तरह गैस के विशाल गुब्बारे जैसे। ये हमें प्लानेटरी फॉर्मेशन की कहानी बताता है। सौर मंडल में इतने सारे अनोखे ग्रह हैं, लेकिन हमारा अपना ग्रह पृथ्वी शायद अंदर से उतना ही दिलचस्प है जितना ये सब बाहर से हैं। बिल्कुल। इसकी असली कहानी तो इसकी परतों में छिपी है ना? बिल्कुल। और शुरू में इसे समझाने के लिए तरबूज का जो उदाहरण दिया है ना, वो परफेक्ट है। जैसे तरबूज का हरा छिलका होता है, वैसे ही पृथ्वी की सबसे बाहरी पतली परत है क्रस्ट या भूपरपटी। ये बहुत पतली है, जैसे सेब का छिलका। और ये क्रस्ट मुख्य रूप से सिलिका और एल्यूमिनियम से बनी है, इसीलिए इसका एक निकनेम सियाल भी है। Si फॉर सिलिका और Al फॉर एल्यूमिनियम। एकदम सही। अब तरबूज के लाल गूदे पर आते हैं, जो सबसे बड़ा हिस्सा होता है। पृथ्वी में ये हिस्सा है मैंटल। ये पृथ्वी के टोटल वॉल्यूम का लगभग 83% है। ये बहुत विशाल, गर्म और सेमी सॉलिड चट्टानों की परत है। ये सिलिका और मैग्नीशियम से बनी है, इसलिए इसे सीमा कहते हैं। जितने भी ज्वालामुखी फटते हैं, उनका लावा इसी मैंटल से आता है। और फिर तरबूज के बीज, जो बिल्कुल सेंटर में होते हैं, वो पृथ्वी का कोर हुआ। हाँ, सबसे भीतरी हिस्सा। ये भी 2 हिस्सों में बटा है, आउटर कोर और इनर कोर। ये मुख्य रूप से निकेल और फेरस यानी लोहे से बना है, इसलिए इसे नीफे कहते हैं। तो याद रखने के लिए क्रम बहुत सीधा है, बाहर से अंदर सियाल, सीमा और नीफे। लेकिन एक सवाल है, ये परतें एक दूसरे से मिलती कहाँ है? मतलब क्या इनके बीच कोई दीवार है? इसे ऐसे समझिए जैसे तेल और पानी की परतें, वो एक दूसरे में घुलती नहीं, उनके बीच एक साफ बाउंड्री होती है। पृथ्वी के अंदर भी ऐसा ही है। मोह असंबद्धता वो जगह है जहां क्रस्ट की हल्की चट्टानें खत्म होती हैं और मैंटल की भारी सघन चट्टानें शुरू हो जाती हैं। तो ये हमें पता कैसे चला? क्या हमने वहां तक ड्रिल किया है? नहीं, वहां तक ड्रिल करना नामुमकिन है। हमें ये भूकंप से आने वाली तरंगों से पता चला।
जब भूकंप की तरंगें इस बाउंड्री से गुजरती हैं तो मटेरियल की डेंसिटी बदलने की वजह से उनकी रफ्तार और दिशा अचानक बदल जाती है। अच्छा। इसी बदलाव को स्टडी करके वैज्ञानिकों ने पता लगाया कि यहाँ कोई बाउंड्री जरूर है। इसी तरह मेंटल और कोर के बीच की सीमा को गुटेनबर्ग असंबद्धता कहते हैं। ये नाम उन वैज्ञानिकों के हैं जिन्होंने इनकी खोज की थी। अच्छा, तो भूकंप की तरंगें एक तरह से पृथ्वी का अल्ट्रासाउंड करने जैसा है, जिससे हमें अंदर की तस्वीर मिलती है। ये तो कमाल है। चलिए अब इन्हीं ताकतों पर आते हैं जो हमें सतह पर महसूस होती हैं। स्रोत में रिंग ऑफ फायर या अग्निवलय का जिक्र है। ये नाम सुनने में ही बहुत डरावना लगता है। और ये है भी। ये प्रशांत महासागर के किनारों पर बनी एक घोड़े की नाल जैसी बेल्ट है। दुनिया के लगभग 75% सक्रिय ज्वालामुखी और 90% भूकंप इसी एक बेल्ट में आते हैं। जापान, फिलीपींस, इंडोनेशिया से लेके अमेरिका के वेस्ट कोस्ट तक ये पूरा इलाका इसी रिंग ऑफ फायर पर बसा है। तो ये रिंग ऑफ फायर एक तरह से धरती की वो कमजोर नसें हैं जहां अंदर का सारा प्रेशर, सारा लावा बाहर निकलने की कोशिश करता है। हाँ, ये समझने का बहुत अच्छा तरीका है। असल में ये टेक्टोनिक प्लेटों की बाउंड्री है। यहाँ पर पृथ्वी की विशाल प्लेटें या तो एक दूसरे से टकरा रही हैं या एक दूसरे के नीचे खिसक रही हैं। इस पूरी प्रक्रिया में जबरदस्त गर्मी और प्रेशर पैदा होता है जो ज्वालामुखी और भूकंप के लिए परफेक्ट कंडीशन बनाता है। और सोर्सेज में कुछ खास ज्वालामुखियों के उदाहरण भी हैं, जैसे हवाई का किलायू, जिसे दुनिया का सबसे एक्टिव ज्वालामुखी कहा जाता है। हाँ, किलायू की खास बात यह है कि उसका लावा बहुत पतला और बहने वाला होता है, इसलिए वो ज्यादा विस्फोटक नहीं होता, बस लगातार बहता रहता है। लेकिन दूसरी तरफ इटली का स्ट्रम्बोली है। उसमें से लावा छोटे छोटे विस्फोटों के साथ लगातार निकलता रहता है, जिससे रात में दूर से भी रोशनी दिखती है। अरे वाह! इसीलिए पुराने जमाने में नाविक इसे भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ या लाइट हाउस ऑफ द मेडिटरेनियन कहते थे। वाह! अक्षांश वो काल्पनिक रेखाएं हैं जो ग्लोब पर लेटी हुई हैं, और देशांतर वो रेखाएं हैं जो खड़ी हैं। ये पृथ्वी का अपना जीपीएस सिस्टम है। इनमें से कुछ रेखाएं ज्यादा महत्वपूर्ण हैं, जैसे भूमध्य रेखा, पर कर्क और मकर रेखाएं क्यों इतनी खास हैं? वो इसलिए क्योंकि ये सूर्य की किरणों की सीमा तय करती हैं। पूरे साल सूर्य की सीधी किरणें इन्हीं दो रेखाओं के बीच लंबवत पड़ती हैं। अच्छा। जब किरणें कर्क रेखा पर सीधी होती हैं तो उत्तरी गोलार्ध में गर्मी होती है, और जब मकर रेखा पर तो दक्षिणी गोलार्ध में। यही हमारे मौसमों का मूल आधार है। और देशांतर रेखाएं समय बताती हैं। 0 डिग्री देशांतर जो लंदन के ग्रीनविच से गुजरती है, वो दुनिया का स्टैंडर्ड टाइम सेट करती है। इसका गणित क्या है? गणित बहुत सीधा है। पृथ्वी 24 घंटे में 360 डिग्री घूमती है। हाँ। इसका मतलब है कि 1 घंटे में 15 डिग्री, और अगर इसे और छोटा करें तो 1 डिग्री घूमने में 4 मिनट लगते हैं। ओह, तो इसीलिए हर 1 डिग्री देशांतर पर समय में 4 मिनट का अंतर आ जाता है। एकदम सही। अच्छा, तभी भारत का मानक समय जो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर पर है, उसे 4 से गुणा करने पर 330 मिनट यानी 5.5 घंटे आते हैं। बिल्कुल, इसलिए हम ग्रीनविच से 5.5 घंटे आगे हैं। समझ गई। और जब आप दुनिया का चक्कर लगाकर 180 डिग्री देशांतर पर पहुंचते हैं तो वहां मिलती है अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा। ये वो जादुई रेखा है जहां तारीख बदल जाती है। मुझे ये हमेशा से बड़ा मजेदार लगता है। आप एक कदम आगे बढ़ाएं और आप कल में पहुंच जाते हैं। बिल्कुल। और एक कदम पीछे लें तो आप बीते हुए कल में। दुनिया की सबसे आसान टाइम मशीन। हाँ, कह सकते हैं। और प्रकृति ने भी इन रेखाओं पर कुछ अजब गजब पैटर्न बनाए हैं। जैसे अफ्रीका एकमात्र महाद्वीप है जिससे कर्क, भूमध्य और मकर तीनों रेखाएं गुजरती हैं। तीनों रेखाएं एक ही महाद्वीप से। वाह! हाँ, और कुछ नदियां तो इन रेखाओं को 2 बार काटती हैं। भारत में माही नदी कर्क रेखा को, अफ्रीका में कॉन्गो नदी भूमध्य रेखा को, और लिम्पोपो नदी मकर रेखा को। तो हमने इन अदृश्य रेखाओं को समझ लिया जो हमारी दुनिया को व्यवस्थित करती हैं। अब उस अदृश्य कवच की बात करते हैं जो हमारी दुनिया की रक्षा करता है, वायुमंडल। बिल्कुल, हम पृथ्वी की सतह से ऊपर की ओर बढ़ रहे हैं, और यहाँ भी एक आम गलतफहमी है। ज्यादातर लोगों को लगता है कि हवा में सबसे ज्यादा ऑक्सीजन है क्योंकि वो सांस लेने के लिए जरूरी है। हाँ, मुझे भी यही लगता था, पर असल में तो नाइट्रोजन सबसे ज्यादा है, लगभग 78%। ऑक्सीजन तो सिर्फ 21% के करीब है। तो फिर इतनी सारी नाइट्रोजन का काम क्या है? इसका सबसे जरूरी काम है आग को नियंत्रित करना। आग को? जी,
ऑक्सीजन आग जलाने में मदद करती है। अगर हमारे वायुमंडल में ऑक्सीजन बहुत ज्यादा होती तो छोटी सी चिंगारी भी भयानक आग लगा देती। नाइट्रोजन एक तरह से ऑक्सीजन को शांत रखती है, एक संतुलन बनाती है। और कार्बन डाइऑक्साइड जो आजकल इतनी चर्चा में है, वो तो बहुत ही कम है, सिर्फ 0.03%। मात्रा में कम पर असर में बहुत ज्यादा। ये गैस पृथ्वी की गर्मी को अंतरिक्ष में वापस जाने से रोकती है, जिसे हम ग्रीन हाउस प्रभाव कहते हैं। ये जरूरी भी है, वरना पृथ्वी जम जाती। लेकिन इसकी मात्रा बढ़ने से ग्रह ज्यादा गर्म हो रहा है। बिल्कुल। तो अगर हम एक रॉकेट में बैठकर ऊपर की ओर जाएं, तो हमारा सफर कैसा होगा? बहुत रोमांचक। सबसे पहले आप मौसम की सारी उथल-पुथल यानी बादल, बारिश, तूफान, वो सब शोभ मंडल यानी ट्रोपोस्फियर में पार करेंगे। जैसे ही जबरदस्त शांति महसूस होने लगे, समझ लीजिए आप समताप मंडल यानी स्ट्रेटोस्फियर में हैं। जहां हवाई जहाज उड़ते हैं। हाँ, हवाई जहाज यहीं उड़ना पसंद करते हैं। और यहीं हमारी ओजोन परत भी है, जो हमें सूरज की अल्ट्रावायलेट किरणों से बचाती है। इसके बाद क्या आएगा? थोड़ा और ऊपर जाने पर आपको हमारी अंतरिक्ष ढाल मिलेगी, मध्यमंडल, मेसोस्फीयर। हाँ, अंतरिक्ष से आने वाले ज्यादातर उल्कापिंड यहीं घर्षण से जलकर भस्म हो जाते हैं। अगर ये परत ना होती तो हमारी धरती पर रोजाना हजारों पत्थर बरसते। बाप रे, तो ये हमें बचाती है। और इसके ऊपर की परत संचार में मदद करती है ना? हाँ, आयन मंडल। आयोनोस्फीयर। ये परत रेडियो तरंगों को वापस पृथ्वी पर भेज देती है, जिससे लंबी दूरी का रेडियो संचार संभव हो पाता है। और सबसे आखिर में है बाह्य मंडल, एक्सोस्फीयर, जो धीरे धीरे अनंत अंतरिक्ष में विलीन हो जाता है।